तो नमस्कार, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। तो फिर से एक बार आमना सामना में एक नए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आरआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कई सवाल हैं जो आज आमना सामना में हम जो रीजनल राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिव प्रसाद सेमवाल जी उनसे करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितनी बेबाकी से ये जवाब देते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का जो हमने ये बनाया है इसमें यही बेबाकी से जवाब देने के लिए, यही इनके जो मन की बात है वो जानने के लिए पूरा प्रोग्राम रखा गया है। जितने लोग जुड़ेंगे एक एक शेयर आप लोग जरूर करिएगा। ये आमना सामना में जो आरआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। सेमवाल जी, पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। तो सेमवाल जी, कुछ सवाल होंगे जिनका मुझे आशा है कि आप बेबाकी से जवाब भी देंगे और आशा है कि वो बोलेंगे जो सच होगा। सबसे पहला सवाल सेमवाल जी यही है, आप पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं या पत्रकार हैं? पहले तो ये सवाल ये है। देखिए, नरेंद्र तिवारी जी जो विकास पुरुष थे वो कहा करते थे कि अगर आपको वाकई सही उद्देश्य से और जन सेवा के लिए राजनीति करनी है तो आपको अपने जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो राजनीति से अलग रखने पड़ेंगे। तो राजनीति जो पत्रकारिता है वो मेरा प्रोफेशन है और जो राजनीति है वो मेरा मिशन है, जन सेवा का एक माध्यम है। और प्रोफेशन जिससे हमें आजीविका होती है वो पत्रकारिता है, जिससे हम लोग आजीविका प्राप्त करते हैं और उससे प्राप्त आजीविका को अपने जो ज़रूरतें हैं उससे पूरा करने के बाद जो हमारे पास शेष रह जाता है उसे जन सेवा में लगाने का जो माध्यम है वो पॉलिटिक्स है। तो क्या कहेंगे, मतलब पॉलिटिशियन बन पाए हैं? पत्रकारिता का जो मैनेजमेंट है, हाँ। जैसे जो पत्रकारिता में एक बिजनेस हाउस है। मैं एज ए जर्नलिस्ट तो पत्रकारिता से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एज ए जो उसका बैक एंड जो मैनेजमेंट है, जो उसके फाइनेंशियल है, कभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत आती हैं या कोई मैनेजमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम लोग जो है बैक एंड पे सॉल्व करते हैं ताकि एक मिशनरी भावना वाली जो पत्रकारिता है वो कायम रहे, वो चलती रहे। जिस तरीके से प्रवचन चलता आ रहा है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण बंद ना हो या मिसमैनेजमेंट के कारण बंद ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भैया लगातार जो भी उत्तराखंड से संबंधित सरोकारों वाली जो पत्रकारिता है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण बंद होकर ख़त्म होती जा रही है। तो उसको जीवित रखने के लिए हम लोग उसका मैनेजमेंट देखते हैं और उससे अपनी आजीविका भी प्राप्त करते हैं और जो जन सेवा है फिर उसके लिए हम लोग ने ये राजनीति का रास्ता चुना है जो कि पत्रकारिता से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली रास्ता है। देखिए, सवाल यहाँ पर ये, आप लोग जिनके सवाल भी होंगे वो भी सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल होगा आप भी इस लाइव चर्चा में पूछ सकते हैं। बस सेमवाल जी, एक बड़ा सवाल ये भी मैं आपसे करना चाहूंगा। लोगों का भी कहना है, बहुत से लोग ये कहते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, एक लंबे समय का आपका पूरा अनुभव रहा पत्रकारिता में, लोगों का कहना यह है कि जितना जो स्थान आपने जो पत्रकारिता में पाया, पर राजनीति में आते आते शिव प्रसाद सेमवाल राजनीति में कहीं खो गए। आप चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने पर भी जो विश्वास आपको लोगों से, जो आप चाहते थे कि लोगों से मिले, वो नहीं मिल पाया। और ऐसा लगा कि जो आपने अपना एक पूरा संघर्ष किया पत्रकारिता में, वो राजनीति में आप नहीं कर पाए, उतना स्वीकारता आपकी लोगों के बीच नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? बेसिकली यह है कि कोई भी चीज हम कितनी भी जल्दी हासिल करें, करना चाहें तो शीघ्रता को भी कुछ समय की जरूरत होती है। कोई काम कितनी भी जल्दी हम लोग कोई मंजिल को हासिल करना चाहें, कितनी भी जल्दी हो, उस जल्दी के लिए भी कुछ ना कुछ समय चाहिए होता है। पत्रकारिता में जो आप हमारी एज ए उपलब्धि के रूप में आपने जो कम्प्लीमेंट मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वो कम्प्लीमेंट लेने लायक तब हुए जब हम लोगों ने 20-25 साल का एक समय पत्रकारिता को दिया। और राजनीति में तो यह है कि अभी बिल्कुल शुरुआत है हमारी, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में भी अगर आप हमारे से कुछ उपलब्धियों की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने छोटे से समय में भी आप सोचते हैं कि हमें
एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के जैसा हमें दिखना चाहिए, जैसे कि हम पत्रकारिता में थे। तो ये अपने आप में हमसे ये जो उम्मीद है ये एक अच्छी बात है, और ये उम्मीद जो आपकी है ये हमें हौसला भी देती है और आने वाले समय के लिए हमें ताकत भी देती है। तो कुछ समय आप हमें दीजिए, बहुत जल्दी जिस तरीके से लोगों का रुझान क्षेत्रीय पॉलिटिक्स के प्रति, क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति लोगों का है, और जिस तरीके से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, उम्मीदें कर रहे हैं, हम उन उम्मीदों को बहुत जल्दी खरा उतारेंगे। राजनीति और पत्रकारिता में क्या अंतर है? मैं इसलिए भी ये सवाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ। कई पत्रकार मैदान में उतरे हैं, इससे पहले भी उतरे और अब भी वर्तमान में। इसमें एक ही अंतर है कि पत्रकारिता परमानेंट अपोजिशन पार्टी है और राजनीति इस सत्ता समय में आने का एक रास्ता। इस समय में लगता है कि आपको पत्रकारिता परमानेंट नहीं होना चाहिए? देखिए है या मतलब होना चाहिए? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकारिता का मतलब ही परमानेंट अपोजिशन पार्टी होता है, जो विपक्ष की आवाज उठाए। आप भी देखते होंगे कि नारद जी भी जब देवताओं से मिलते थे, लेकिन उनका मुद्दा वही रहता था कि देवता जिन लोगों को सर्व करते हैं, जिन लोगों के कल्याण की बात करते हैं, वो उनकी बात लेकर के देवताओं के पास जाते थे। देवताओं की बात लेके नहीं जाते थे, उनकी बात लेकर के देवताओं के पास आते थे कि साहब देखो जनता कितनी दुखी है, लोग पृथ्वी लोक पे, मृत्य लोक में कितने दुखी हैं। तो पत्रकारों के जो आदि गुरु थे नारद जी, आज भी जो सिद्धांतता जो बात है बाय एंड लार्ज पत्रकारिता जिसको कह सकते हैं। बाकी तो फिर पत्रकारिता को अगर किसी ने व्यवसाय बना दिया, और व्यवसाय भी ठीक है, प्रोफेशनल होना अलग बात है और बाजारू होना अलग बात है। तो जो लोग पत्रकारिता को बाजारू बना देने पे तुले हुए हैं, उनसे जिनके लिए मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मैं एक बात कंप्लीट हाँ, मैं नहीं, इसी से जुड़ता हुआ सवाल है। ब्लैकमेलर बोल दिया जाता है, पत्रकारों पे आरोप लगते हैं कि उगाही करते हैं, और ये सवाल ये भी मैं इसलिए जोड़ता हूं कि पत्रकार जो सोर्स ऑफ इनकम है, सरकार पत्रकार मानती नहीं है, चाहे डिजिटल हो चाहे पोर्टल हो। बड़ा आसान है ये कहना। हाँ, ये इसलिए कहूंगा, ये बड़ा आसान है कहना। और अगर व्यवसाय नहीं, आप कह रहे हैं कि ठीक है ये पत्रकारिता ईमानदारी से भी करें, लोगों को उम्मीद है कि हम चीजें दिखाएं, पर एक परिवार भी है किसी पत्रकार का। अभी मैं बहुत से ऐसे पत्रकार देख रहा था जिनके घर में बहुत सारी विपदाएं आई, पर उनके पास ये हालत नहीं थी, ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, या ये कोई सोर्स नहीं था कि वो अपना इलाज करा सके। तो आपको लगता है कि मतलब लोग भी अपने लिए एक वो तो रखते हैं कि पत्रकार उनके लिए ये करे, पत्रकार आवाज उठाए, पर उस पत्रकार के लिए जब विपदा आती है, आप जब उसके लिए कोई पीड़ा आती है, तो शायद लोग दूर खड़े नजर आते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मतलब मेरा ये कहना है कि कोई भी मॉडल हो जिससे हमें आजीविका प्राप्त करनी है, तो वो मॉडल प्रोफेशनल होना चाहिए। और अगर वो मॉडल प्रोफेशनल होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे इनकम के सोर्सेज भी होंगे। पत्रकारिता भी एक ऐसा ही है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पत्रकारिता को आप बाजारू बना दो, लेकिन पत्रकारिता को अगर प्रोफेशन के तौर पे लें तो प्रोफेशनल होना गलत नहीं है। और अगर कोई सही ढंग से प्रोफेशनल ढंग से पत्रकारिता करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी फेलियर होगा। दूसरी बात यह है कि भाई कोई भी मॉडल किसी की कृपा पे नहीं चला करता, और अगर कृपा पे चलेगा तो फिर वो गोदी मीडिया हो जाएगा। बिल्कुल। तो सरकारें हों या कोई भी हों, वो तो कोई भी सत्ताधारी लोग और जो पावरफुल लोग हैं वो तो चाहेंगे ही कि जिसका भी कहीं कुछ इम्पैक्ट है, जैसे पत्रकारिता का है, कि वो उनकी घर की जो है वो बन जाए, नौकर बन जाए। वो तो चाहेंगे ही। तो वो ओब्लाइज भी करना चाहेंगे कि पत्रकारों को पेंशन मिलेगी, पत्रकारों को फ्लैट प्लॉट मिलेंगे, पत्रकारों को विज्ञापन मिलेंगे। ये सारे वो तरीके हैं जो पत्रकारिता को बांधते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर ये सोच ले, अगर पत्रकार ये बोलते कि भाई अगर हम इतने सफल हैं कि हमारे सर्कुलेशन के आधार पे अगर आपको लगता है कि आपके व्यवसाय का या आपके संस्थान का प्रचार प्रसार होता है हमारी उसमें विज्ञापन देके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें किसी की दया के लिए पात्र बनने के बजाय हमें इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि हम लोग जो है उससे अपने सोर्सेज से कमाएं। और ये केवल पत्रकारिता में नहीं है, आपने देखो कि कोई चाय की दुकान भी खोले तो कोई चाय की दुकान हिट हो जाती है, तो कोच चाय का ठेला बंद भी हो जाता है। कई चाय वालों के, जैसे MBA चाय वाला है, उस पर आज करोड़ों रुपए का कर्ज है। तो सोच होना एक बड़ा अच्छी बात है, वो एक लेवल तक जाना अच्छी बात है, लेकिन उसको सस्टेन करना और उसे आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। CCD है, कॉफी कैफे डे, उसका जो मालिक था वो 5,000 करोड़ रुपए के कर्जे में आत्महत्या कर ली। उसकी वाइफ ने वो 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया भी उसके बाद, और उसे आज 5,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में भी ले आई।
तो आप किसी मॉडल को, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो या पत्रकारिता हो, अगर आप उसमें प्रोफेशनल हैं तो आप हिट होंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि कोई दया कर दे या आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, हमें पत्रकारों को भी इस मुगालते से बाहर आना पड़ेगा। किसी की दया के आकांक्षी होने के बजाय हमें अपना मॉडल प्रोफेशनल लाना पड़ेगा, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। चाहे हम अध्ययन करें, चाहे सीखें, लोगों की आवश्यकताओं को और अपेक्षाओं को, ज़रूरतों को आवाज़ उठाने के रूप में मंच को, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने पत्रकारिता, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता कोई नौकरी है 10 से 5 की। पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि पत्रकारिता आपके खून में होनी चाहिए, बिल्कुल आपके जुनून में होनी चाहिए। कुछ पेशे ऐसे होते हैं जो जुनून मांगते हैं, जो आपके समय नहीं मांगते, आपकी जिद और जुनून मांगते हैं। आपके दिमाग में 24 घंटे पत्रकारिता होनी चाहिए। अगर वो बात है तो आप पत्रकारिता के लिए अच्छा, बने। एक चमोली जी, मैं एक और कहूँ कि पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, पत्रकारिता एक जीवन शैली है। तो जो लोग इस पत्रकारिता को जीवन शैली समझते हो, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं फेल है। अच्छा, चमोली जी एक सवाल पूछ रहे हैं, राजेश चमोली जी। उन्होंने कहा क्या उत्तराखंड में राजनीति में पत्रकारिता का प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि उत्तराखंड सरकार में पत्रकारों द्वारा जो जनहित के मुद्दे दिखाते हैं उन पर किस हद तक सरकार द्वारा संज्ञान लिया जाता है? पहले ये माना जाता था कि अगर पत्रकार ने कोई खबर चलाई है, ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल है कि पत्रकार अगर कोई सवाल पूछता है, खबर चलाता है, तो उसका संज्ञान लिया जाता था। पर आज की पत्रकारिता भी बदली है और संज्ञान लेने वाली वो सरकारें भी बदली हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मेरे का ये है कि अगर आप पर्सनल न हो करके व्यापक जनहित के मुद्दों को दिखाते हैं तो लोकतंत्र है। ये राजनीति की जहां तक बात है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। और अगर पत्रकारिता प्रोफेशनल ढंग से मुद्दों को दिखाए तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। क्योंकि आज जब तक पत्रकारिता टेलीविजन और बड़े अखबारों की मोहताज हुआ करती थी, तब तक भी आप कह सकते हो कि साहब अखबार का मालिक चाहे तो ना दिखाए, टेलीविजन के भाई टाइम बहुत कम होता है, चाहे तो वो आपका मामला ना चले, कितना चले। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। ये आज का जो मीडिया है, ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें आप किसी भी खबर को लगातार चला सकते हो 24 घंटे। किसने रोका है आपको? अगर उस मुद्दे की समाज को जरूरत होगी, उस मुद्दे का समाज के हित और अहित पे असर पड़ रहा होगा, तो डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा। और जो लोकतंत्र है, जो सरकारें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो भी जनता के लिए जवाबदेही होंगी। अगर किसी मुद्दे को अगर 5 लाख लोगों ने देखा और लोग कमेंट कर रहे हैं उस पर, लोग उस खबर को पढ़ के एकजुट हो रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो सरकारों, कोई भी सरकार हो, अगर वो लोकतांत्रिक सरकार है तो उसे मजबूरन उस मुद्दे का संज्ञान लेना ही पड़ेगा। सिंबा जी, कई मुद्दे उठे ना, आपने भी तो उठाए। कई नेताओं के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अभी ताजा उदाहरण है गणेश जोशी, उससे पहले कोऑपरेटिव के बड़ा घोटाला हुआ, धन सिंह रावत जी का पूरा खुलकर नाम आया। किन सरकारों ने क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं इसका सवाल बहुत, क्योंकि अभी भी देखिए ना, अभी आपको एक कैबिनेट की बैठक होनी थी, वो अभी तक नहीं हुई, उसका जवाब ही नहीं आ पाया। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि इंटेंसिटी क्या है उस सवाल को उठाने की, कितने लोग उस सवाल को उठा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप कह रहे हो कि आय से अधिक संपत्ति का किसी का मामला है या कोई भी मुद्दा है, उसे देखना पड़ेगा कि कितने लोग उठा रहे हैं। भाई, जो दीपक होता है, हवा एक ही होती है, लेकिन हवा एक ऐसी चीज है जो दीपक को तो बुझा देती है, और अगर वो जंगल की आग है तो उसे भड़का देती है। एक मुद्दे को जो सामाजिक हित के लिए उठाया गया है, समाज उस पर कितनी प्रतिक्रिया देता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका असर क्या होगा। अगर मुद्दे को उठाने वाला पत्रकार अकेला पड़ गया और समाज ने उसका साथ नहीं दिया, तो वो योगेश डिमरी की तरह भी पिट सकता है, वो विकेश नेगी की तरह जिला बदर भी हो सकता है, वो किसी और पत्रकार की तरह जेल भी जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर जिस समाज के लिए वो पत्रकार सवाल उठा रहा है, अगर समाज अपनी प्रतिक्रिया उस पर प्रॉपर दे, उस बात को वो महसूस करे, इतनी संवेदनशीलता उस समाज में हो, तो मुझे लगता है कि व्यापक प्रतिक्रिया होगी। और अगर व्यापक प्रतिक्रिया होगी तो उसका व्यापक असर भी होगा। मतलब मुझे सीधा ये हम इस पे कह सकते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर जेल गए हैं। हाँ, कि जनता को फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता को फर्क नहीं पड़ता, अगर जितना पड़ता है उसमें। हाँ, नहीं, अगर व्यापक, आपने कहा कि दिया तो एक ही है, हवा भी एक ही है, तो हवा का इंटेंसिटी कितनी है उस पर निर्भर करता है कि दिया बुझेगा या नहीं। और ये सवाल भी आपने जवाब बहुत अच्छा दिया है इस पर, कि ये तो अब ये भी सवाल है कि अगर लोगों को फर्क पड़ता है तो वो आवाजें उठाए, नहीं तो एक पत्रकार ने तो अपनी भूमिका निभा दी। हाँ, बिल्कुल, कि हम तो एक जुगनू हैं, हमारे चिल्लाने से क्या होगा। एक तनहा मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज ये पॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, इसे 20 लोग देख रहे हैं, 19 लोग देख रहे हैं, ठीक है।
अगर इस पॉडकास्ट की, इस मुद्दे की समाज को जरूरत होगी तो वो लोग शेयर करेंगे, बिल्कुल, वो लोग और लोग अपने कमेंट्स करेंगे। इसकी ये फेसबुक बिल्कुल एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है ना अभी। इसकी एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम है कि जितने लोग इसे शेयर करेंगे, जितने लोग इसे देखेंगे, जितने लोग कमेंट करेंगे, उतने ज्यादा लोगों तक जाएगा बिल्कुल। और जितने ज्यादा लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे उतने ज्यादा जाएगा। और अगर इसमें जो मुद्दे हैं, अगर समाज को लगता है कि जरूरी मुद्दे हैं, तो सरकारों को भी मजबूरन इन मुद्दों को संज्ञान लेना पड़ेगा। ये भी सही बात है। ठीक है, आप सीधे आ जाते हैं आमना सामना का जो दूसरा भाग है, जिसमें आप पे, आप सीधे जिस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सेमवाल जी, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपको छोड़ के चले जाते हैं और आरएलडी में शामिल हो जाते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, अभी हमने भी वो भी लाइव दिखाई थी। हमें तो ये भी लगता है कि एक पूरी योजना थी आरएलडी में भेजने की शिव प्रसाद सेमवाल की। वो ये चाहते थे कि पहाड़ को आरआरपी देखे, प्लेन्स को आरएलडी देखे। ये ऐसे षड्यंत्र के तहत भेजी गई है क्या? देखो, आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं स्किल डेवलपमेंट के और एजुकेशन के। और अगर एक बहुत छोटी सी नवजात पार्टी में से अगर जा करके कोई व्यक्ति वहां पर उसका प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा इस राज्य को भी मिलेगा। और अगर इस राज्य को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, एक सब सवाल आप सेमवाल जी, मतलब आप समझिएगा, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तब फायदा प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है। पर आरआरपी से टूटकर एक व्यक्ति आरएलडी में शामिल हो जाता है, ऐसा क्या हो जाएगा कि इस प्रदेश के लिए वो हितकारी हो जाएंगे? उसका एक कारण है। जैसे आरएलडी जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है, पोते की पार्टी है, मतलब आज के डेट में उनका पोता उसे चला रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री जी की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, उसको भी, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे उनके फादर, चाहे जयंत चौधरी जी रहे, वो कहीं ना कहीं डिग्निटी तो मेंटेन करेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि भाई ये एक प्रयोग है। अगर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष, भाई आरएलडी हो सकता है कि भाजपा के कहने पे यहाँ के लिए कोई काम ना करे, ट्रिपल डबल इंजन के कहने पे भी कोई काम ना करे, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष के कहने पे तो राज्य में काम करेगा। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा कि उसके प्रदेश में उसका कुछ विस्तार हो या वो कुछ काम करे जिससे लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करें। अगर इस नाते भी आरएलडी इस प्रदेश में कुछ काम करती है, तो मुझे लगता है कि जो काम डबल इंजन ट्रिपल इंजन नहीं कर पाया, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के कहने पे क्या पता इस राज्य के लिए प्लस, कुछ तो प्लस होगा। भाई डबल इंजन ट्रिपल इंजन ने बाय द वे 10 नंबर तक काम किए, तो 2 नंबर तक भी अगर हमारे आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष कर लेते हैं तो 12 नंबर हो गए। अच्छा, मतलब आपने जानबूझ के भेजा, राज्य का भला ही होगा। आपने जानबूझ के भेजा उन्हें? जानबूझ के हमने नहीं भेजा है, मतलब एक प्लानिंग थी। ये एक प्रयोग है कि आपने किया है, ये करना चाहिए प्रयोग। मेरे आपने किया है? आज की डेट में आरएलडी भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। नहीं, आपने किया है या ये करना चाहिए? आपने किया है? देखो, प्रयोग करते रहने चाहिए। और मतलब आपने भेजा है वहां पर? आने वाले समय में भी हमारी बात, जो रामदास अठावले जी हैं, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनसे भी हमारा गठबंधन था लोकसभा चुनाव के टाइम पे, और वो भी हमारे गठबंधन में शामिल थे। यहाँ के उनके प्रदेश जो प्रभारी हैं सेठपाल जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी और वो लोग भी हमारे साथ थे। और भविष्य में अगर ऐसा कोई समीकरण बनता है कि उनसे भी हमारा कोई गठबंधन इस तरीके का टाई अप होता है, तो उनके पास जो मंत्रालय हैं वर्तमान में, जैसे पिछली बार उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय था, अगर उनके मंत्रालय के नाम से, अगर हमारे इनिशिएशन से, हमारी पहल से अगर कुछ राज्य के लिए प्लस होता है, तो मुझे लगता है कि ये राज्य के लिए हितकारी है। फिर से प्रयोग मतलब करना चाहिए, प्रयोग जारी रखनी चाहिए और प्रयोगों से ही। अच्छा, एक सवाल का जवाब, अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, मतलब ये तो मान लीजिए कि आरआरपी और एलईडी एक ही है, ये प्रयोग का, एक्सपेरिमेंट का एक भाग है, जितने भी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनका प्रयोग सब एक साथ हैं। एक ही होना अलग बात है और एक साथ होना अलग बात है। सब जितने भी यूकेडी है, यूकेडी साथ है, यूकेडी भी हमारे साथ है। परसों उनकी तांडव रैली है, उन्होंने हमसे समर्थन मांगा है। कल यूकेडी की किरण कश्यप जी से और जो तमाम आज भी उनका कार्यक्रम है, आज उनका धरना है। आप गई नहीं है वहाँ पर? नहीं, वो तांडव रैली में उन्होंने हमसे समर्थन मांगा है। नहीं, मतलब आपने बोला सब संगठन एक साथ हैं, पर आज क्यों नहीं गए फिर आप? वो जब भी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर कॉल होगी तो आप एक होंगे, नहीं तो उनका कहना है कि भाई बड़े कार्यक्रम में ही बुलाएंगे, छोटे छोटे कार्यक्रम में तो उनके कार्यकर्ता। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि एक प्रयोग तो आपने किया पर आपकी पार्टी का ही प्रयोग खराब हो गया? कैसे? प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया अभी तक? कोई मिला है क्या अभी तक? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष मिला है अभी तक? नहीं, कितना समय हो गया प्रदेश अध्यक्ष गए हुए? अभी 1 ही महीना हुआ है। 1 महीने ज्यादा हो गया? नहीं, 1 महीना हुआ।
और अच्छा, मतलब अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाए। अभी हमने जो उसके बाद से जो कार्यकारिणी है उसका पुनर्गठन नहीं किया है, और जैसे पुनर्गठन करेंगे तो आपको एक प्रदेश अध्यक्ष भी देखने को मिलेगा जल्दी, बहुत जल्दी। मतलब यहाँ प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उतनी निकाय रफ्तार से नहीं हो रहा है। निकाय चुनाव में हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाएंगे प्रदेश में। मतलब अब तो कुछ समय ही रह गया है निकाय का। तो बस आप समझ लीजिए, बस कुछ ही समय में हो जाएगा। तो आप मतलब एक उससे महीने पहले का हो समय, जाएगा। अगर बस एक महीने से हमने पहले ये पहले। देखा है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष कहीं चले भी जाते हैं तो दलों और दल की मैं बात कह रहा हूं, तो उनके पास सब एक पूरा सिस्टम होता है कि वो पहले ही, और कोई भी दल हो उसमें ये बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है कि अगर बिन प्रदेश अध्यक्ष या कोई राजनीतिक दल कैसे चल सकता है। नहीं, ये तो वो बात हो गई कि एक दल बना दिया जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सेमवाल जी स्वयंभू बन के बैठ गए हैं, मैं जो कहूं वो सही, जैसे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के थे, वो उस तरीके से ये पार्टी चल रही है। ऐसा है क्या? अरविंद केजरीवाल की तरह भी चल जाए ये पार्टी। एक कुर्सी बगल में खड़ी रहती है क्या आपके? पूरे विश्व में, हाँ, पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली, जनाधार प्राप्त करने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं उनकी मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि किस रफ्तार से आप जा रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिसी है कि उसे जनता कितना स्वीकार कर रही है। आप जनता पे सब प्रश्न चिन्ह तो नहीं खड़ा करेंगे, जनता जनार्दन होती है। बिल्कुल। और जनता द्वारा स्वीकार्यता हासिल करने वाली एकमात्र आम आदमी पार्टी है पूरे विश्व में जिसने इतनी जल्दी, मतलब उनकी राह पे ही सेमवाल जी चल रहे हैं। नहीं, मैं उनकी राह मैं जो कहूँ वो सही, बाकी गलत। नहीं, मैं आपने नाम लिया तो इसलिए मैं कहूंगा कि वो कहीं गलत नहीं है। अगर उसने जनता की स्वीकार्यता हासिल कर ली तो इसका मतलब सही है, जनता पे कोई सवाल नहीं है। अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो भैया लगता है। नहीं, जनता पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या सेमवाल जी इस पार्टी के स्वयंभू बन चुके हैं? नहीं, जिन्होंने पार्टी में एक बंद कमरे में एक पार्टी बनाई, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि जो वो कहें वो सही, बाकी सब गलत, क्योंकि एक महीने तक किसी भी दल के लिए बिना प्रदेश अध्यक्ष के चलना, कोई उदाहरण अगर आपके पास है पत्रकारिता में लंबे समय से, कोई ऐसी पार्टी बताइए जो बिना प्रदेश अध्यक्ष के इतने लंबे समय से चल रही हो। बिना मंत्रिमंडल के भी यहाँ पे सरकारें चली। नहीं, मंत्रिमंडल ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री नहीं है, बिना मुख्यमंत्री के स्टेट चला है क्या? एक मुख्यमंत्री के बिना स्टेट चला है? अगर कोई भी ऐसा उदाहरण हो आपके पास? बहुत बार ऐसा होता है। एक मुख्यमंत्री के बिना स्टेट चला हो? राष्ट्रपति शासन भी नहीं, राष्ट्रपति शासन में तो वो रहता ही नहीं है ना, वो तो एक गवर्नर होती है। नहीं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गवर्नर हो गए, वो इस पार्टी को चला रहे हैं। तो फिलहाल जब तक चयन नहीं होता तब तक तो हमें जिम्मेदारी देने के लिए तो समय चाहिए होगा। आप अगर चुनाव होंगे क्या? नहीं, चुनाव नहीं, कि स्वयंभू अपने आप चुनेंगे कि ये प्रदेश अध्यक्ष है? नहीं, हमारे जो पार्टी के जो लोग हैं, कौन लोग हैं? कार्यकारिणी में हैं। कार्यकारिणी में कितने लोग होंगे अभी? क्योंकि वो अब तो छूट के वहां भी चले गए हैं आरएलडी में। कितने लोग गए? हाँ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं? 2-3 लोग गए। 2-3 तो कार्यकारिणी में भी थे? महिला मोर्चा की अध्यक्ष कार्यकारिणी में भी थे वो? हाँ, कार्यकारिणी। हाँ, तो कितने लोग हैं? 2 लोग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से 20-25 लोग अभी। प्रमोद डोभाल जी भी गए हैं, केंद्रीय और 2-3 और लोग गए होंगे, मुझे लगता है 5-6-7 आदमी गए हैं वहाँ पर। 2-3 लोग गए हैं। कार्यकारिणी में कितने लोग हैं अभी? कार्यकारिणी में अभी वर्तमान में आपके? हाँ, 25 लोग। 25 लोग आपके हैं। तो मतलब कब तक ये मान लिया जाए कि प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा? मैंने बताया तो कि निकाय चुनाव में हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं, उससे पहले आपको प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो 1 महीने से पहले प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। पत्रकार होने का ये फायदा जरूर होता है कि बातों को घुमाया जा सकता है, तर्क दिए जा सकते हैं। अब इसी पत्रकारिता, क्योंकि राजनीति की बात से सीधे पत्रकारिता में आ जाता हूँ। सेमवाल जी, एक मैगजीन आप चलाते हैं प्रवचन, और बहुत लंबे समय से चला रहे हैं। मैंने सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए भी पूछा था, आप पॉलिटिशियन हैं या जर्नलिस्ट हैं? मैं आपकी मैगजीन देखता हूं तो मैगजीन में संपादकीय आता है शिव प्रसाद सेमवाल। जब भी शिव प्रसाद सेमवाल जी किसी को फोन करते हैं तो अपना परिचय भी आमूमन यही देते हैं कि मैं चीफ एडिटर प्रवचन हूं। ब्यूरोक्रेसी की बात में आऊंगा। ये देखा है कि लंबा समय हो चुका है सेमवाल जी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े संबंध है। किसी अधिकारी को आप एक बहुत अच्छा अधिकारी दिखाने में भी परहेज नहीं करते हैं, उनकी एक पूरी इमेज ऐसी बना देते हैं कि उनके अचीवमेंट्स ना जाने कितने रहे हों। इससे पहले भी एक मैं आपकी मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसमें एक अधिकारी की फोटो के साथ आपने एक बड़ा आर्टिकल, विज्ञापन के रूप में ही मैं शायद उसे समझूंगा, वो लिखा था। क्या कहेंगे ये ब्यूरोक्रेसी में ये लगाव है कि एक अधिकारी को आप बढ़ चढ़ कर दिखा देते हैं? देखो मैगजीन में ब्यूरोक्रेसी, जनता के लिए वो ब्यूरोक्रेसी होती है, हमारे लिए तो वो घोड़े होते हैं, वो बिग बाबूज होते हैं। और घोड़ों को कभी पुचकारना पड़ता है, कभी एड लगानी पड़ती है, कभी लगाम खींचनी पड़ती है, कभी जो आपकी स्टिक है उससे मारना भी पड़ता है।
तो घोड़ों को कभी पुचकारना भी पड़ता है, कभी घास भी खिलानी पड़ती है और कभी ऐड भी देनी पड़ती है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं और जो कुशल घुड़सवार होते हैं उन्हें पता है कि घोड़ों को कैसे हाँकना है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, ब्यूरोक्रेसी जो राजनीति में सिस्टम जो चलता है, सिस्टम के एक तरफ होता है निर्देश देने वाला और दूसरी तरफ होता है निर्देश लेने वाला। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो निर्देश लेने वाली होती है और देने वाली नहीं होती। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो निर्देश देने वाले होते हैं। अब जैसे एनडी तिवारी जी थे, वो बहुत प्यार से, बड़े डिसेंट ढंग से, बड़ी नफासत से ब्यूरोक्रेसी से काम लेते थे। तो उनसे भी मैंने ये बातें सीखी हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है या ब्यूरोक्रेसी के जो संबंध हैं वो कैसे होने चाहिए कि उनसे बेहतरीन काम लिया जा सके। और इसका फ़ायदा हमें भी मिलता है कि भाई उनसे अच्छे संबंध भी हैं और समय समय पे चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे जनता के अस्पतालों के मुद्दे हों या सड़कों के मुद्दे हों या फिर ये भर्तियों से संबंधित मुद्दे हों विभिन्न विभागों के, तो ब्यूरोक्रेसी से अच्छे संबंधों के कारण वो बहुत अच्छे ढंग से निपटते भी हैं, बहुत अच्छा उनका समाधान भी मिलता है। मतलब जो समाधान अदरवाइज ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार ईगो आड़े आ जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक प्रिविलेज होता है उनका। तो अगर आपके संबंध मधुर हैं और आपको काम लेना आता है तो मुझे लगता है कि ये जनता के प्रति ब्यूरोक्रेसी का सबसे सदुपयोग करने का बेहतरीन तरीका है। और ब्यूरोक्रेसी से संबंध अच्छे ही होने चाहिए। ओवर एंड ऑल वो प्रथम सेवक, हम लोग प्रथम सेवक होते हैं और वो लोक सेवक कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो लोक सेवक हैं, वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, और तो ये सारा काम मधुर संबंधों से ही हल हो सकते हैं। पत्रकारिता में जब तक थे तब तक आप ये कह सकते हो कि कोई कितना भी अच्छा काम होता था तो पत्रकारिता में हम लोग प्रॉब्लम ढूंढते थे कि अच्छा ये सब तो हो गया लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको ठीक करो, प्रॉब्लम ये है, उसको ठीक करो। पॉलिटिक्स में आने के बाद एक अंतर आया है कि हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट हो गए। हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी भी हों, सॉल्यूशन ये है, आप ऐसे करो। तो हम लोग एक सुझाव देते हैं। पहले हम समस्याएं खड़ी करते थे तो सुझाव और सॉल्यूशन देना दूसरों का काम होता था, टेबल के जो उस तरफ। आज अगर हम अपने आप को टेबल के इस तरफ महसूस करते हैं कि जनता हम पे भरोसा करती है और हमसे कुछ उम्मीद करती है, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन लेके ब्यूरोक्रेसी के पास जाते हैं कि अच्छा साहब ये प्रॉब्लम्स हैं, आप ये काम इसलिए नहीं कर सकते, चलिए आपके पास ये 2 सॉल्यूशन है, ये 2 विकल्प है, जरा इस पर सोचिए। ब्यूरोक्रेसी सोचती है और रास्ते निकलते हैं। ठीक है, मैंने ये भी देखा है कि सिंबाल जी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट तो हो ही गया, कई नेताओं से भी आपके अच्छे खासे रिश्ते हैं। जाहिर सी बात है कि होने नेताओं से रिश्ते भी हैं। और एक आरोप अब मैं आपको जनता का आरोप ये है, पहले मैं इस बात पर जवाब हाँ आप प्लीज। देखो, नेताओं से हो या ब्यूरोक्रेसी से रिश्ते हो, आप कितना भी हाय हल्ला कर लीजिए, कितना भी पुतला फूंक लीजिए, कितना भी धरना प्रदर्शन कर लीजिए, बैठना तो आपको बाद में टेबल पे ही पड़ेगा। तो जब बाद में टेबल पे बैठना है तो फिर पॉलिटिक्स क्यों करनी है? क्यों आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों जुलूस निकालोगे, क्यों हाय हाय करोगे, क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे? टेबल पे बैठ लो। तो अगर हमारे पास आज की डेट में इतने मधुर संबंधों की या हमारी पुराने संबंधों की बदौलत अगर हमारे पास इतनी योग्यता है कि हम सीधे टेबल पे बैठ सकते हैं, तो कोई जरूरी है कि दरवाजे के बाहर पहले उसकी हाय हाय करो फिर टेबल पे बैठो? सीधे बैठ जाओ टेबल पे। जब आपकी इतने संबंध हैं ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिक्स में भी कि आप मिल करके, भाई वो भी जनसेवा के लिए चुने गए हैं, हम भी जनसेवा के लिए उनके पास आए हैं, तो टेबल पे बैठ के बात हो सकती है। तो कोऑपरेटिव में लंबे समय तक आंदोलन किया तो टेबल पे क्यों नहीं बैठे सीधे? देखिए, ऐसा होता है कि जनता की और लोगों की जो डिमांड होती है, उनके वो जो पहले से संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ नहीं बैठेंगे तो आप उन्हें वार्ता के टेबल तक लाने के लिए राजी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे जी आप तो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, हम आपके साथ नहीं है, तो क्यों नहीं है? आप अगर जनता के आदमी हैं तो आपको उनके धरना प्रदर्शन में जाना पड़ेगा, उनके मुद्दों को समझना पड़ेगा और उनको फिर उनको टेबल तक लाना पड़ेगा। जैसे जल संस्थान की बात है, वो लोग धरने पे बैठे हुए थे, हम लोगों ने क्या किया, उनके धरने पे गए, उनकी बात समझी, उनके मुद्दे समझे, वहाँ पे उनको आश्वासन दिया और उनकी वार्ता मुख्य महाप्रबंधक से करवाई, जो जल संस्थान के जो उच्चाधिकारी उनसे कराई। और हमारा यही सोल्यूशन का तरीका है कि भाई उनकी बात, उनके साथ बैठ के उनकी बात सुनी जाए और वहां से चीजों को ला करके फिर उसे सॉल्यूशन के पॉइंट पे लाया जाए। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कितने ऐसे मामले रहे? मैंने उदाहरण कोऑपरेटिव का दिया, उसके बाद आयुष में एक आप लोग बॉबी पवार सब गए थे, लेकिन वहां भी देखो हम टेबल पे बैठे, उस मुद्दे का क्या हुआ? आज कोऑपरेटिव की क्या जांच रिपोर्ट आज तक आ पाई है? आपके तो मंत्री जी से भी मधुर संबंध होंगे, ये भी मुझे अपेक्षा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी कोई घर की वो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये इन मुद्दों का आखिर हुआ क्या? ये मुद्दे गए कहाँ?
आप तो पत्रकार भी थे, राजनीति, इसका टेबल टॉक करके क्या रास्ता निकाला गया और इसका रास्ता क्या निकला? देखिए एक चीज है कि जैसे आयुर्वेदिक उसमें आयुर्वेदिक किस भी बात? आयुर्वेदिक में हमने उनके साथ बैठे, उनके साथ आंदोलन किया, उसके बाद जितनी भी भर्तियां निकली तो उस मैटर का क्या हुआ जो मैटर था? हाँ, उनकी भर्तियां निकाली ना, लगभग मेरे ख्याल से 100 के करीब, जो जिसमें आप लोग गए थे। हाँ, भर्तियों का मामला था ना कि कुछ लोगों का वो सेवा विस्तार नहीं हो रहा था। नहीं, इंटरव्यू और वाला जब यूके मेडिकल बोर्ड में हम गए थे, वहाँ खुद भी आप मौजूद थे। चिकित्सा परिषद, जहाँ चिकित्सा अधिकारियों का जो परिणाम आया, कोऑपरेटिव वाला थोड़ी। हाँ देखो, मेरे कहने का मतलब है, देखो एक चीज है, एक और है सरकार, सत्ताधारी विधायक जिनको जनता चुन के भेजती है, एक और वो विधायक होते हैं जो पर्याप्त संख्या बल में नहीं होते तो वो विपक्ष में बैठते हैं। हम लोग थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, थर्ड क्लास लोग। हम ना सत्ताधारी पार्टी के विधायक बन पाए, ना हमें जनता ने विपक्ष का विधायक बनाया। तो ये जो सवाल है, ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। अगर वो सत्ता में है विधायक तो उनसे पूछा जाए, जनता उनसे पूछे कि भाई तुमने क्या किया, तुम्हें बना के भेजा। जो विपक्ष में बैठे हैं, जनता को उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमको विधायक तो बनाया तुम्हें, कम से कम तुम भले ही विपक्ष में विधायक बनाया, तो तुम विपक्ष के नाते सड़कों पे और सदन में क्या कर रहे हो? हमें तो ना घर के रहे, ना हम एक तरीके से घाट के रहे, ना हम सत्ता पक्ष के विधायक रहे, ना हम विपक्ष के विधायक रहे। हमें वोट भी जनता ने इतने दिए कि हम सड़क पे निकलने लायक भी ना बचे। तो इसके बावजूद भी अगर हम ये सोचते हैं कि यार हमारे पास जितने संसाधन हैं, हमारी जितनी सामर्थ्य है और हमारी जितनी समझ है और हमारे जितने संबंध है, अगर उनका जितना भी कुछ है उसको फिर से समेट के, टूटे फूटे हौसले, टूटे फूटे संसाधन, टूटी फूटी टीम, इन सबको एकजुट करके अगर हम ये सोचते हैं कि यार चलो जितना है उतना तो जनता के हित में लगाया जाए, तो वही हमारी कोशिश रहती है। अब ये कितनी ताकत उम्मीदों की, दुआओं की जनता के साथ हमारी है, फिलहाल हम उसी ताकत के भरोसे लड़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब एज ए जर्नलिस्ट भी, और जो आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि ये ताकत बढ़नी चाहिए, तो ये ताकत बढ़ाना, ये दुआएं देना, ये शुभकामनाएं देना जनता के हाथ में। जितनी शुभकामना, तो मैं तो आज की डेट में, मैं और जो हमारी टीम है, हमारे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो जनता की दुआओं और आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है वो उन्हीं की दुआओं के बदले, तो उनकी दुआओं में जितना दम होगा उतनी हमें ताकत मिलेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सिंबल जी, जिस वजह से आपको राजनीति में आना पड़ा, वो तो सफर, बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि आखिर क्यों आप राजनीति में आ गए। एक सवाल है वर्तमान सरकार और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, मैं पहले मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात कह रहा हूँ और पुष्कर सिंह धामी, किसका शासनकाल, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने तो दोनों ही शासनकाल, उस समय आप पत्रकार थे, अब आप राजनीति में हैं। जब आप वो शासनकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और ये जो पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल है, उसमें क्या डिफरेंस, कितनी अलग बातें हैं, किसका बेहतर कार्यकाल था? क्योंकि ये अब ये लग रहा है काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर ये बातें भी कर रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं लोगों से और ये बोल रहे हैं इस पे। हाँ, अब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, कंपैरेटिव अगर हम देखा जाए उस पे मैं, हाँ देखिए कंपैरेटिव ऐसा है कि हमारा जो समाज है ये लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, और एक अर्थ में नहीं कर रहा है, सभी अर्थों में। कल्चरली प्रोग्रेस कर रहा है, आर्थिक रूप से प्रोग्रेस कर रहा है, सोच वाइज प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे समाज के पास समय के साथ साथ नित्य नए संसाधन आ रहे हैं, जानकारी के नए सोर्सेज आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, मीडिया का भी नए नए मंच आ रहे हैं। तो हमारा समाज पूरे तरीके से आगे बढ़ता हुआ समाज है। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स में भी जो पुराने पॉलिटिशियन थे, समय के साथ साथ वो बेहतरीन पॉलिटिशियन होते गए। ब्यूरोक्रेसी जो थी वो समय के साथ साथ बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी होती गई है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो युवा हैं, समय के साथ साथ और ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। ये समाज हमारा प्रोग्रेस कर रहा है। और जहाँ तक पिछले और अगले की बात है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। मुझे राजनीति में लाने का श्रेय भी उनका है। अगर उनसे मेरा वाबस्ता नहीं होता तो शायद मैं राजनीति में भी नहीं आता। बिल्कुल। तो आज अगर मैं राजनीति में हूँ तो उनकी बदौलत हूँ। और फिर से मैं कहूँगा कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो पिछली गवर्नमेंट से इसलिए भी बेहतर है कि उससे पिछली वाली से गवर्नमेंट उससे पिछली वाली थी। और हमारा समाज, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सरकारें लगातार प्रोग्रेस कर रही है। हमारा बजट लगातार बढ़ रहा है, विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, बजट का जो आकार है लगातार बढ़ता जा रहा है, रोजगार लगातार बढ़ रहे हैं, हर चीज़ लगातार बढ़ रही है, स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बढ़ रही है।
हरीश रावत जी के टाइम पे जो 50,000 का स्वास्थ्य बीमा मिलता था, आज की डेट में वो 5 लाख का है, आगे आने वाले समय में और 10 लाख का होने जा रहा है। तो हर चीज़ लगातार बेहतरीन से बेहतरीन होती जा रही है, और हम लोग चाहे पत्रकार हों चाहे पॉलिटिशियन हों, हम लोग अपने पिछले कार्यों से सबक लेते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये सरकारों ने भी सीखा है, सबक लिया है, और जाहिर सी बात है, मतलब इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि पिछली सरकार से ये सरकार ज़्यादा बेहतर काम कर रही है, और पिछली सरकार से भी इस सरकार से जनता की कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। एक सवाल है जेमाल जी, ये लोग प्रश्न करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पकड़ थी वो पुष्कर सिंह धामी की नजर नहीं आती। ये कहते हैं लोग, कंपैरेटिव ये बताते हैं कि जरूर ये था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कम्युनिकेशन गैप उनमें रहा है जनता के बीच, और उनमें सबसे बड़ा जो कारण रहा मिस कम्युनिकेशन रहा, और कम्युनिकेट करने में बड़े वो थे क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था डायरेक्ट जनता के साथ। पुष्कर सिंह धामी इसमें परफेक्ट है। पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से बात भी करते हैं, लोगों से बात करते हुए नजर आते हैं। देखो, जनता से बात करना इम्पोर्टेंट है, और ब्यूरोक्रेसी चाहे कैसी भी हो, अगर वो पब्लिक सेंट्रिक नहीं है, वो जनता से उसका कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप कुछ भी बना के दे दीजिए, जनता उसे नकार देगी, और जनता नकार भी देती है, जनता ने नकारा भी है। तो अगर आप पब्लिक ने चुना है और पब्लिक के प्रति अगर आप उत्तरदायी नहीं है, तो आप गुड गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस ही ये कहलाती है कि आप पब्लिक सेंट्रिक हैं। पर एक सवाल तो ये भी रहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को तो जनता ने फिर अपना लिया, फिर हरिद्वार से एमपी बन गए और एक अच्छे मार्जिन से बने, फिर वो चले गए। ये सवाल भी तो यहाँ पर है कि उनके कार्यकाल में कमियां जो रही हो। पब्लिक ने क्यों चुना? मोदी जी के कारण चुना, हिंदुत्व के कारण चुना, या पब्लिक ने उनको बेहतरीन मुख्यमंत्री पाया होगा कि जब जनता ने उनको बीच में से, वो सरकार जो बीजेपी हाईकमान ने उनको बीच सत्र में से हटा दिया था, उनका टिकट भी काट दिया था, इसके बावजूद अगर जनता ने उन्हें जिताया है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जनता ने हाईकमान के टिकट देने के कारण जिताया हो सकता है, या हो सकता है कि जनता को लगा है कि उन्हें गलत हटाया गया होगा, या जनता के साथ उनका कनेक्शन उस तरीके से रहा होगा कि भाई उन्हें लगा होगा कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिताना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रत्याशी के जीतने में बहुत सारे कारण होते हैं। उनका पार्टी का काडर होता है, उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनका हाईकमान पे उनका विश्वास होता है, सेंटर हाईकमान का चेहरा होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, आइडियोलॉजी होती है। तो पब्लिक ने क्यों उनको जिताया, ये इन सारी चीज़ों का जोड़ है। और जाहिर सी बात है कि भाजपा की तो 5 सीटों पे जीते हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें थी जिनसे पब्लिक काफ़ी सारी नाराज भी थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है क्योंकि अब बहुत लंबा हो जाएगा। एक सवाल सदन में गूंजता रहा और मैंने ये देखा कई लोग जो बीच में टीका टिप्पणी नहीं कर रहे थे मामलों के ऊपर, फिर से उठकर आए हैं। 500 करोड़ का एक मामला सदन में गूंजा जिसमें सरकार गिराने तक की बात होती रही। उस समय जब यहाँ पर आपदाओं का दौर था, उस समय ये सदन में चर्चा बहुत जोरों शोर से चली। वहीं पर मैं आपसे भी पूछता हूं ये सवाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे आरोप लगाए गए, उनकी तस्वीरें वायरल की गई, तमाम चीजें हुई। तस्वीरें मतलब बिना आग के धुआं उठता है क्या? नहीं, मैं आपसे अभी मेरा पूरा सवाल होने दीजिए। उन पे आरोप लगाए गए या तस्वीरें वायरल की गई। सवाल ये थे कि इस बीच जो इस पूरे बीच का सफर रहा उसमें सन्नाटा साया रहा। ऐसा अचानक क्या हुआ कि सदन में भी आवाजें गूंजी और वो तस्वीरों के माध्यम से राजनीति में समय, किस समय पे कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात किस समय पे कहनी है, राजनीति में इसका भी महत्व होता है। और किस समय पे किस बात पे चुप रहना है, इस बात का भी महत्व होता है। ये राजनीति, इसीलिए तो राजनीति है, यही कूटनीति भी है। तो ये तो राजनीतिज्ञों का काम है कि उनको किस समय पे किस चीज़ का माइलेज लेना है, किस समय पे किस चीज़ का तकाजा करना है, ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जहाँ तक फोटो वायरल होने का मतलब है, तो मुझे लगता है कि भाई निशंक के साथ क्यों नहीं वायरल हुई उनकी फोटो, या पुष्कर सिंह धामी जी के साथ क्यों नहीं वायरल हुई। हो सकता है कि ना रही हो, और अगर होती तो शायद निशंक जी के या पुष्कर सिंह धामी जी के विरोधी भी कम नहीं होंगे, या बलूनी जी के भी नहीं होंगे, या जो माला राज्य लक्ष्मी है उनके नहीं होंगे। हो सकता है कि या तो उनके विरोधी नहीं है, या वो घूमे नहीं होंगे उनके साथ। तो जो घूमेगा, जो दिखेगा, तो भाई इश्क और मुस्क तो छुपाए नहीं छुपते। तो अगर त्रिवेंद्र जी घूमे होंगे तो फोटो भी वायरल हो गई होगी। जहां तक गुप्ता बंधुओं से अटैचमेंट की बात है, तस्वीर में कोई प्रमाण होता है क्या इस चीज का कि तस्वीर, अगर तस्वीर झूठी हो, अगर तस्वीर झूठी है, क्या प्रमाण है? अगर कोई आपसे मिलने आता है, अगर आपसे कोई मिलने आता है, इससे पहले भी एक प्रकरण हुआ था, मैं उस प्रकरण में नहीं जाऊंगा। देखिए, एक चीज है, साइलेंस इज कंसेंट। अगर आप किसी चीज पे खामोश हैं
तो उसको आपकी सहमति समझ लिया जाएगा। अगर उस तस्वीर को उनके साथ वायरल किया जा रहा है और अगर वो पुरानी है तो बोला जा सकता था कि पुरानी है, अगर वो फेक है, मॉर्फ्ड है, फॉर्ज है, तो बोला जा सकता था कि भाई ये फर्जी हैं, डीप फेक है। अगर ये नहीं बोला गया है और इस पे खामोशी है इतने बड़े बवाल की, तो बात उसे तो पब्लिक परसेप्शन, तो 500 करोड़ रुपए की जांच सही है या गलत है, पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा, जो बनेगा उसके 500 करोड़ रुपए की जांच हो गई है। इसे भी मान लिया जाए कि साइलेंस जो देखिए ये तो सरकार ने किया है वो उसका भी मान लिया जाए कि मैं बता रहा हूँ गुप्ता बंधुओं की जहां तक बात है, पब्लिक को भी ये मालूम होगा कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे 2012 से लेके 16 तक कांग्रेस की सरकार रही हो, उसमें भी उस सरकार में भी गुप्ता बंधुओं को सिक्योरिटी दी गई, बिल्कुल बात है। चाहे 2012 से लेके 17 तक है उसमें भी सिक्योरिटी दी गई, ठीक बात है। तो बड़ा सवाल ये है, और चाहे 17 से लेके 22 तक की हो उसमें भी सिक्योरिटी दी गई, यानी भाजपा सरकार में भी सिक्योरिटी दी, कांग्रेस सरकार में भी, कांग्रेस की सरकार में भी, और ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा 12 से लेके अब तक कि जो मुख्यमंत्री उस सिक्योरिटी देने में शामिल नहीं रहा। तो एक ही व्यक्ति पे अगर सवाल उठ रहा है कि भाई क्यों है, तो मुझे लगता है कि कोई कनेक्शन होंगे जो वर्तमान में भी निकल के आए होंगे। भाई एक बार अगर एक गड्ढे में जानवर भी गिरता है किसी ढंगार में, तो बोलते हैं कि एक ढंगार तबल गोरु बिच्छी तिंदु, मतलब एक बार गिरने के बाद तो जानवर को भी समझ आ जाती है। अगर कोई इतना बड़ा बवाल होने के बाद भी, सानी बंधुओं की आत्महत्या करने के बाद, सदन में सवाल उठने के बाद भी उनके वहां पे इतना उन्होंने जैकब जुमा की सरकार गिरा दी, इतने आरोप लग गए, बवाल हो रहा, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई आम आदमी भी हो, अगर वो ऐसे विवादित लोगों के साथ देखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो भाई उन सवालों को झेलना भी पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि गुप्ता बंधुओं के साथ हर कोई पाक साफ है। मैं तो कह चुका हूँ कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, सारे लोग उसमें सिक्योरिटी दी सभी टाइम पे, सारे लोगों ने सिक्योरिटी दी है, पाक साफ की। जो जहां तक आप कह रहे हो जांच की बात, तो भाई ये तो जांच चल रही है या नहीं चल रही है, तो उनको ज्यादा मालूम होना चाहिए जिन्होंने कहा था कि इसकी जांच कराई जाएगी। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वो साइलेंस है, वो चुप्पी है, कोई कई बार ऐसा होता है कि हर चीज का तो ढोल हर समय नहीं पीटा जा सकता। अगर कोई जांच होगी बोला है उन्होंने, तो हमें उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए और कुछ समय के बाद हमें देखना चाहिए इसका। और मैं ये भी जरूर कहूँगा कि ये मीडिया का काम है उसे फॉलो अप करना लगातार। जैसे आज आपने सवाल उठाया है, तो मीडिया की अन्य संस्थानों को भी चाहिए कि इस पर लगातार नज़र बनाए रखें कि भैया ये सवाल का क्या हुआ, उसका फॉलोअप क्या हुआ, उस जांच का क्या हुआ। सबसे पहला सवाल सिंबल जी वहीं से मैंने कहा ना कि ये जो लास्ट अंतिम दौर पे जो सवाल चल रहे हैं वही है, कितना फर्क पड़ता है सवाल उठाने से। आपने कहा मास का, अगर मास जुड़े हुए हैं तो शायद फर्क पड़े। नहीं, सवाल मुझे लगता है कि इन सब चीजों से, चाहे 500 करोड़ का मामला हो चाहे अन्य कई मामले हों, उन जनता से इसका कोई लेना देना है। मैंने आपको कहा कि एक विधायक हैं जो नाराज हो जाते हैं सदन में, उनका वाजिब था नाराज होना कि आपदा के दौर पे उनकी विधानसभा पे चर्चा नहीं हुई, वाजिब सवाल था। उस पे शायद प्रतिक्रिया बहुत लोगों की आई, उस समय लोगों ने उनकी बहुत हौसला अफजाई भी की, पर शायद उसके बाद सब भूल गए। सवाल यहाँ पर बहुत सारे केसेस होते हैं। आपने कहा जांच होनी चाहिए, उस पर एक समय देना चाहिए। ना तो जांचें ऐसी ऐसी जो 5-6 साल से चली रही हैं, ऐसी जांचें हैं जो आप तो खुद देख रहे हैं, उसका एक विजिलेंस की जांचें हैं, बहुत सारी जांचें। उसका एक कारण होता है, मालिक कौन है? मालिक है जनता, और सेवक कौन है? सेवक है ब्यूरोक्रेसी, लोक सेवक और जन सेवक सेवक है। तो जिनको चौकीदार बनाया है, जनता अगर अपने चौकीदारों से जवाब तलब नहीं करेगी तो फिर वो ज्यादा जवाबदेह नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे मालिक के प्रति। तो अगर चाहती है जनता कि भाई भ्रष्टाचार की जांचें हों, उन पे सवाल उठें, तो जो सिविल सोसाइटीज हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, जन संगठन है, मीडिया है, ये सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, विपक्ष है, सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि जो सवाल उठाने के लिए, जिन सवालों को हल करने के लिए प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा गया है, उन प्रतिनिधियों से समय समय पर जवाब तलब किया जाता रहे, उनका ऑडिट, सोशल ऑडिट किया जाता रहे, उनसे श्वेत पत्र मांगा जाए, उनसे उनका लेखा जोखा समय समय पर मांगा जाता रहे, ताकि वो जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सिंबल जी हमारे आमना सामना में, और बहुत सारे सवाल थे और जवाब भी सिंबल जी ने दिए हैं। आपको ये कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो आमना सामना की सीरीज़ है लगातार चलती रहेगी। निकाय चुनाव की भी शुरुआत होने वाली है, बिगुल बजने वाला है। उससे पहले जो लोग जो बेबाकी से सच्चाई का सामना करना चाहते हैं और करना जानते हैं, वो इस शो में आमंत्रित रहेंगे, और हमसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आमना सामना में आना चाहे। पर सवाल वही रहेंगे जो शायद आप छुपाना चाहते हैं, हम उसे पब्लिक के सामने लाएंगे। वो सवाल जो आपको लगता है कि बेहद ज़रूरी हैं, सामने आने भी चाहिए,
जो मन में एक कोने में छुपे हुए हैं, उन सवालों को जरूर आमना सामना में रखेंगे। आप भी अगले एपिसोड के लिए ऐसी तैयार रहिएगा, एक नए मेहमान के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड अच्छा।